दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2021 में रिलीज हुई एक बहुत ही शानदार मूवी को लेकर आया हूँ। कई लोग मुझसे इस मूवी की डिमांड कर रहे थे। इवन मेरे दोस्तों ने भी कई बार कहा कि ये मूवी देखो, बहुत अच्छी है। लेकिन मैं खुद काफी लंबे वक्त से इसे अवॉइड कर रहा था। पर फिर एक दिन मुझे पता चला कि इस मूवी को एक यूट्यूबर ने डायरेक्ट किया है। यहाँ तक कि उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है और उनका नाम है जोई पेना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी को देखा जाए और आपको दिखाया जाए। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखा है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट मंगल ग्रह के लिए मिशन की तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर वो चुने हुए और पूरी तरह से ट्रेन किए हुए 3 यात्रियों को भेजेंगे। ये मिशन पूरे 2 साल के लिए होगा, जिसके लिए एक बहुत ही बड़ा रॉकेट तैयार किया जा चुका है। सभी को पता चलता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला, लेकिन इसके बावजूद सभी के मन में बस यही उम्मीद है कि इंसान जल्द ही मंगल ग्रह पर पहुंचकर अंतरिक्ष की एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज पृथ्वी पर इस कठिन और अनिश्चित मिशन के लिए एक विशाल रॉकेट तैयार खड़ा था, जो मानो इस नीली पृथ्वी को पीछे छोड़कर किसी दूर अनजान दुनिया की ओर निकल पड़ने का इंतजार कर रहा था। इस रॉकेट में 3 बहादुर अंतरिक्ष यात्री सवार थे, जिसमें सबसे पहले थी मिशन कमांडर मरीना, जिनके लिए ये मिशन उनका आखिरी मिशन होने वाला था। मरीना का काम था कैसे भी करके इस यान को मंगल ग्रह तक पहुंचाना और इस मिशन को हर हाल में सफल बनाना। फिर दूसरे थे बायोलॉजिस्ट डेविड, जो इस मिशन की रिसर्च टीम की रीढ़ की हड्डी थे। उनका काम था पृथ्वी से लिए गए बायोलॉजिकल सैंपल्स को मंगल ग्रह के वातावरण में डालना, जैसे पेड़ पौधों से लेकर सब्जी उगाना। साथ ही पृथ्वी के समंदर से ली गई काई की पैदावार को बढ़ाकर मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना। और दोस्तों, ये चीज सिर्फ मूवी में नहीं दिखाई गई, बल्कि असलियत में भी वैज्ञानिक ऐसा ही करते हैं, जिसमें वो एल्गी यानी काई के नेचुरल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर पाते हैं। खैर, इसके बाद तीसरी है मेडिकल ऑफिसर जोई, जो इस पूरे मिशन में सभी की सेहत और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली थी। अब हम देखते हैं कि वो तीनों अपनी सीट पर लेटे हुए थे और उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर अगले ही पल उल्टी गिनती की अंतिम धुन के साथ रॉकेट गूंजते हुए आकाश की ओर निकल पड़ता है। अंदर बैठे तीनों यात्रियों को जबरदस्त झटके महसूस हो रहे थे और हर कंपन उन्हें याद दिला रही थी कि वो अब धरती की गोद को छोड़ते हुए अंतरिक्ष की कड़ी हकीकत में कदम रखने जा रहे हैं। फिर कुछ ही मिनटों में उनका रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल से 70 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुका था। और इसी बीच अचानक कमांडर मरीना को एहसास हुआ कि मुख्य इंजन सही तरीके से काम नहीं कर रहा और मिशन को अबॉर्ट करने के लिए खुद को तैयार कर लेती है। इस वक्त उनके भीतर की घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन अब सब कुछ ग्राउंड स्टेशन के अंतिम आदेश पर निर्भर था। कि तभी तीनों की सांसें अटकी हुई थीं कि तभी ग्राउंड स्टेशन से संदेश आता है कि इंजन अब स्थिर है, इसलिए मिशन अबॉर्ट करने की जरूरत नहीं है और उड़ान जारी रखी जा सकती है। अब इस आदेश से उन तीनों के भीतर एक नई ऊर्जा भर जाती है और वो पूरी गति के साथ पृथ्वी के वातावरण को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर निकल पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद वो पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाते हैं, जहां से उनका आगे का सफर तय होना था। अब कैप्सूल की खिड़की से उन्हें अपनी जन्मभूमि का अद्भुत और शांत नीला स्वरूप दिखाई देता है, जिसे देखकर उन तीनों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। इसके बाद उनका काम था अपने इस कैप्सूल को उस विशाल अंतरिक्ष यान से जोड़ना, ताकि आगे का सफर शुरू किया जा सके। वो बड़ा अंतरिक्ष यान काफी पहले से अलग अलग हिस्सों में कई सालों में तैयार किया गया था। वो पृथ्वी की कक्षा में ही घूम रहा था और अगले 6 महीनों तक उनका घर बनने वाला था। वो अनंत अंतरिक्ष को पार करते हुए मंगल ग्रह की यात्रा पूरी करने वाले थे। अब धीरे धीरे उनका कैप्सूल यान के करीब पहुंचता है और फिर एक हल्की सी आवाज के साथ वो उससे जुड़ जाता है। इसके साथ ही वो तीनों भी एक नए अध्याय में कदम रख देते हैं, जिसको इंसान अपनी उपलब्धि के तौर पर इतिहास में लिखने वाला था। अब हम देखते हैं कि ये तीनों कैप्सूल से बाहर निकलकर उस विशाल यान में प्रवेश करते हैं और तुरंत सभी उपकरणों को सेटअप करने में जुड़ जाते हैं। फिर जोई एक खिड़की का बड़ा शटर खोलती है और एक बार फिर से पृथ्वी का खूबसूरत दृश्य सामने फैल जाता है, मानो पूरा ब्रह्मांड चुपचाप उन्हें ही देख रहा हो। अब कुछ देर के बाद तीनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं
तभी हंसी मजाक के बीच में डेविड चिढ़ाते हुए कहता है कि अब उन्हें आने वाले 2 साल एक दूसरे को झेलना पड़ेगा। फिर नाश्ता खत्म होने पर वो ग्राउंड स्टेशन से संपर्क करते हैं और मिशन की स्थिति बताते हैं। यहाँ पर बातचीत के दौरान साफ पता चलता है कि ये मिशन कमांडर मरीना का आखिरी मिशन है, जिसके बाद वो रिटायर होने वाली है। अब ग्राउंड स्टेशन उनसे उनके बारे में अलग अलग सवाल पूछता है ताकि दोनों तरफ से सुनिश्चित किया जा सके कि मिशन सही ट्रैक पर है या नहीं। वहीं हम देखते हैं कि उनका यान हर पल पृथ्वी से और ज्यादा दूर होता जाता है और फिर अंतरिक्ष की खामोशी उनके चारों ओर और ज्यादा घनी होने लगती है। फिर कुछ देर के बाद मरीना सिस्टम चेक कर रही होती है और तभी उनकी नजर फर्श पर पड़ी खून की कुछ बूंदों पर पड़ती है, जिससे उनका दिल एक झटके में रुक सा जाता है। अब वो ऊपर देखती हैं, जहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मुख्य यूनिट लगा हुआ था। फिर जैसे ही वो पैनल खोलती हैं, तो अंदर से एक बेहोश आदमी नीचे गिरता है, जिसे देखकर उनकी सांसें कुछ पल के लिए थम सी जाती हैं। अब गिरते हुए उस आदमी को पकड़ने के लिए मरीना अपना हाथ उसके नीचे लगाती है, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाती और उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। फिर उनकी चीख सुनकर डेविड और जोई दौड़ते हुए आते हैं और वो तीनों उस आदमी को देखकर सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कोई आदमी इस यान में आखिर आया कैसे। साथ ही वो नोटिस करते हैं कि उस आदमी के पेट पर काफी बड़ा घाव था। इसके बाद डेविड और जोई जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर उसका इलाज शुरू करते हैं और उसको टांके लगाते हैं। उधर मरीना देखती है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम के नुकसान होने की वजह से काफी ऑक्सीजन लीक हो चुकी है और फिर वो इसकी पूरी जानकारी फौरन ग्राउंड स्टेशन को दे देती है। अब कुछ देर के बाद ग्राउंड स्टेशन की रिपोर्ट आती है, जिसके बाद मरीना अपनी टीम को बताती है कि उस आदमी का नाम माइकल है और वो लॉन्च सपोर्ट टीम का सदस्य है। लेकिन इसी बीच एक चीज अभी तक रहस्य बनी हुई थी कि आखिर माइकल इस यान में कैसे फंस गया, जबकि उसे तो इस समय पृथ्वी पर होना चाहिए था। फिर डेविड हैरानी से पूछता है, इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है। अब माइकल को गिरने से बचाते समय मरीना का हाथ टूट गया था, इसलिए जोई तुरंत उस पर प्लास्टर लगाती है। साथ ही वो बताती है कि इसे ठीक होने में पूरे 6 हफ्ते लगेंगे। अब इसी क्षण तीनों को एहसास होने लगता है कि उनका मिशन अब उतना सरल नहीं होने वाला जितना वो सोच कर आए थे। तभी अचानक सिस्टम पर एक तेज चेतावनी गूंज उठती है, जिसमें बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 2% बढ़ चुकी है और ये सुनते ही सबके भीतर एक अनजानी घबराहट फैल जाती है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये तो बस आने वाली मुसीबतों की शुरुआत भर थी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो कुछ उनके साथ होने वाला था उसकी कल्पना तक उन्होंने कभी नहीं की थी। अब हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद माइकल को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो लड़खड़ाते हुए कदमों से यान के अंदर इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसकी नजर उस विशाल खिड़की से बाहर दिख रहे अनंत अंतरिक्ष पर जाती है, जहां दूर पीछे पृथ्वी हल्की सी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। अब ये दृश्य उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है, जैसे उसे अचानक से एहसास हुआ हो कि वो अब सचमुच पृथ्वी से बहुत दूर किसी ऐसे सफर पर निकल चुका है जहां से लौटने का अब कोई रास्ता नहीं। तभी जोई पीछे से दौड़ती हुई आकर उसे संभाल लेती है, जबकि माइकल घबराई हुई आवाज में बार बार पूछता है, क्या लॉन्च हो गया है? क्या हम सच में स्पेस में हैं? तभी कमांडर मरीना भी वहां आकर शांत आवाज में उससे पूछती है, क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो माइकल उलझन में बताता है कि वो बस अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके आगे की बात उसे याद नहीं। फिर कमांडर आगे उसे बताती हैं कि वो पूरे 12 घंटों से बेहोश पड़ा था। तो ये सुनकर माइकल के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बेचैन होकर कहता है कि उसे तुरंत अपनी छोटी बहन के पास वापस जाना होगा, क्योंकि वो घर पर अकेली है और वो उसे छोड़कर 2 साल तक पृथ्वी से दूर नहीं रह सकता। लेकिन तभी कमांडर अपनी सख्त आवाज में उसका सामना हकीकत से करवाती है और वो कहती है कि तुम खुद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और तुम इस पर काम कर रहे थे, तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल बनो और खुद को संभालो। वो कहती हैं कि ये यान 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंगल की ओर बढ़ रहा है और इस कक्षा से वापस मुड़ना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। अब जोई लगातार माइकल को शांत करने की कोशिश करती है, जबकि कमांडर माइकल की बहन वाली बात फौरन ग्राउंड स्टेशन को बताती है ताकि उसकी देखभाल हो सके। फिर थोड़ी देर के बाद कमांडर आकर उसे बताती है कि ग्राउंड स्टेशन ने उनकी बहन से संपर्क कर लिया है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही उसकी देखभाल और खर्च का जिम्मा अब नासा उठाएगा, इसलिए उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर माइकल की सांसें थोड़ी सहज हो जाती हैं और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद सी चमकती है, जैसे उसने अपनी नियति को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी दौरान उन तीनों की माइकल से दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन जोई माइकल को यान के सारे नियम और कामकाज समझाने लगती है। इसी बीच वो उसे दोबारा उस विशाल खिड़की के पास लेकर जाती है
लेकिन इस बार माइकल बाहर देखकर घबराता नहीं, बल्कि वो मंत्रमुग्ध होकर अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दृश्य देखता है, मानो अंतरिक्ष ने पहली बार उसके लिए अपने द्वार खोले हों। फिर रात होते ही सब अपने अपने बिस्तरों पर चले जाते हैं और यान में ऐसी अजीब और घनी खामोशी फैली होती है जैसे अंतरिक्ष खुद उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा हो। फिर अगली सुबह कमांडर मरीना जोई को स्पेसर शूट पहनाकर उस चैम्बर में भेजती है जहां माइकल मिला था। असल में माइकल को बचाने के दौरान वहां के लाइफ सपोर्ट सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी जांच जोई कर रही थी। फिर कुछ तस्वीर लेने के बाद मरीना ग्राउंड स्टेशन को सूचित करती है कि इस हिस्से की मरम्मत बेहद जरूरी है, वरना मिशन पूरी तरह से असफल हो जाएगा। इस बीच उनके स्वर में एक छुपा हुआ डर साफ महसूस हो रहा था। उधर हम देखते हैं कि डेविड अपनी लैब में था। तभी मरीना उसके पास आकर पूछती है कि उनके पौधे प्रतिदिन कितनी ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं। तो डेविड बताता है कि मुश्किल से 90 लीटर प्रतिदिन। क्यों, क्या हुआ? तभी कमांडर गंभीर आवाज में पूछती है, क्या तुम इसे 950 लीटर तक बढ़ा सकते हो? तो ये सुनकर डेविड चौंक जाता है और कहता है कि छोटे पौधों से ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन काई यानी कि एल्गी से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन तैयार की जा सकती है, जो मंगल मिशन के लिए रखी गई थी। लेकिन डेविड एकदम से वापस घबराकर पूछता है, आखिर आप ऐसा पूछ क्यों रही हैं? हुआ क्या है? अब कमांडर उसे बताती है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत की कगार पर खड़े हैं और संभव है कि कुछ ही दिनों में यान में ऑक्सीजन की भारी कमी होने वाली है, क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम खराब हो चुका है, जिस वजह से यान के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर निकल पा रही है। साथ ही वो बताती हैं कि इस यान को 3 लोगों को मंगल तक पहुंचाने तक की ऑक्सीजन सप्लाई दी गई थी, जबकि इसमें अब 4 लोग हैं, यानी ऑक्सीजन कम पड़ने वाली है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से यान के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर नहीं निकल पा रही। साथ ही वो बताती हैं कि इस यान को 3 लोगों को मंगल तक पहुंचाने तक की ऑक्सीजन सप्लाई दी गई थी, जबकि इसमें अब 4 लोग हैं, यानी ऑक्सीजन कम पड़ने वाली है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ती जा रही है। डेविड कहता है कि वो आधी काई को प्रयोग में ला सकता है और बाकी आधी मंगल के लिए बचाएगा। फिर दोनों इस बात पर सहमत होते हैं, लेकिन कमांडर उसे सख्ती से समझाती है कि वो इसके बारे में जोई या माइकल को कुछ ना बताए। इधर जोई और माइकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम ठीक करने में लगे हुए थे और डेविड काई से ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। फिर अगले दिन वो बताता है कि काई से अब प्रतिदिन 550 लीटर ऑक्सीजन बन रही है, पर कमांडर तुरंत कहती है, बाकी बची का भी उपयोग में ले आओ, जिससे कि 1000 लीटर तक उत्पादन हो जाएगा। लेकिन डेविड बेचैन होकर पूछता है कि अगर यहीं पर सारी काई खत्म कर दी तो फिर वो मंगल पर क्या शोध करेगा? ये प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। लेकिन कमांडर अब उसे सच्चाई बताती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। वो कहती है कि ऑक्सीजन जनरेटर अब ठीक नहीं हो सकता, वो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। साथ ही कार्बन फिल्टरेशन सिस्टम भी खराब हो चुका है। इसलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब दम घुटकर मारे जाएंगे। इसलिए अब उनके पास काई को पूरी तरह से उपयोग में लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस अंतहीन अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की कमी से उनके जीवित बचने की संभावना लगभग नामुमकिन हो जाएगी। अब डेविड के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने बची हुई सारी काई को भी ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्रयोग में डाल दिया। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो काई की स्थिति देखने अपने लैब में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि आधे बैच की काई खराब हो चुकी थी, यानी अब वो जितनी उम्मीद कर रहे थे उसकी तुलना में केवल 550 लीटर ऑक्सीजन ही प्रतिदिन बना पाएंगे। डेविड और मरीना जानते थे कि यह मात्रा मंगल तक जीवित पहुंचने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए हार कर कमांडर मरीना तुरंत ग्राउंड स्टेशन से संपर्क करती है और पूरी स्थिति बताती है। लेकिन वहां से जवाब आता है कि वो इतनी दूरी पर हैं कि कोई ऑक्सीजन सप्लाई भेजी नहीं जा सकती। ऊपर से यान पृथ्वी से इतनी तेजी से और इतनी दूर निकल चुका है कि कोई दूसरा अंतरिक्ष यान इसकी गति पकड़ भी नहीं पाएगा। वो कहते हैं कि फिलहाल उनके पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन सभी एजेंसियां इस समस्या पर एक साथ काम कर रही हैं। अब कमांडर ये कड़वी सच्चाई डेविड और जोई को बताती है, जिसके बाद उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। फिर मरीना भारी आवाज में कहती है, माइकल को साथ लेकर वो मंगल तक नहीं पहुंच पाएंगे और लैंडिंग से 1 हफ्ता पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ जाएगी कि तीनों की सांसें यहीं अंतरिक्ष में थम जाएंगी। तभी जोई याद दिलाती है कि यान के ऊपर एक बड़ा टैंक है जिसे लॉन्च से पहले लिक्विड ऑक्सीजन से भरा गया था, इसलिए शायद उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बची हो। पर डेविड बताता है कि वो टैंक यान के ऊपर आधा किलोमीटर दूर बाहरी हिस्से में है और वहां तक पहुंचना बेहद खतरनाक है। ऊपर से रास्ते में सोलर पैनल और नाजुक तारें लगी हैं और अगर इनमें से किसी को भी जरा सा नुकसान पहुंचा तो पूरा यान बंद हो जाएगा।
फिर कमांडर गहरी सांस लेकर कहती हैं कि वो ये सब इसीलिए बता रही हैं ताकि आने वाले दिनों के लिए वो दोनों मानसिक रूप से खुद को तैयार कर सकें। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद हर अंतरिक्ष संस्था इस समस्या का हल खोजने में जुटी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि समाधान कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं। तभी मरीना एक और दर्दनाक सच बताती है कि माइकल की वजह से उनके तीनों की जान पर खतरा बढ़ गया है। यानी जितनी ऑक्सीजन माइकल हर दिन ले रहा है, उतनी ही तेजी से उनकी अपनी सांसें कम होती जा रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ती जा रही है। तो ये सुनते ही जोई आग बबूला हो जाती है और गुस्से में कहती है कि क्या इसका ये मतलब है कि हम माइकल को कहेंगे कि वो खुद को अंतरिक्ष में फेंक दे ताकि हम बच जाएं? सच बताइए, क्या आप ये कहने वाली हैं? अब इस बात पर तीनों के बीच में बहस छिड़ जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद शांत होकर कमांडर कहती हैं कि वो अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। इसलिए जोई का सुझाव माना जाता है, यानी 10 दिनों का समय लेकर वो माइकल के लिए कोई समाधान ढूंढेंगे और हो सकता है कि जब तक नीचे से कोई मदद आ जाए। दूसरी तरफ माइकल को अब तक इस बात की जरा सी भी आहट नहीं थी कि यान में कितनी बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। वो तीनों के साथ घुल मिल चुका था और उसे लगता था कि वो अब इस टीम का हिस्सा बन गया है। इस दौरान यान पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर निकल चुका था और नीली धरती अब सिर्फ एक छोटा सा चमकता हुआ गोला लग रही थी। इस बीच 3 दिन बीत गए और कोई समाधान सामने नहीं आया। फिर डेविड कमांडर से कहता है, हम अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पृथ्वी पर किसी के पास कोई हल होता तो वो अब तक हमें बता चुके होते। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर फैसला लेना ही होगा और हम माइकल को बचाने के लिए खुद की जान को दांव पर नहीं लगा सकते। उसकी आवाज में एक लाचारी भी थी और डर भी, क्योंकि अब समय उनके हाथों से रेत की तरह निकलता जा रहा था। अब रात गहरा चुकी थी और अंतरिक्ष यान के अंदर एक भारी और डरी हुई खामोशी पसरी थी, जैसे कि शांत अंधेरा तीनों के दिलों पर किसी बोझ की तरह बैठा हो। हम देखते हैं कि मरीना, डेविड और जोई अपने अपने कोने में गहरी सोच में डूबे हुए थे कि आखिर इस अनसुलझी मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। लेकिन डेविड अंदर से टूट चुका था, इसलिए पहले तो वो कुछ देर चुप बैठा रहा, पर फिर वो अचानक उठकर जोई के लॉकर के पास जाता है और उसमें से कुछ निकालता है। इसके बाद वो सीधे माइकल के पास पहुंच जाता है और माइकल को सब कुछ बता देता है। इस वक्त उसकी आवाज में थकान भी थी और डर भी। वो कहता है, तुम्हारे यहाँ होने से हम सब मंगल पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। पिछले 3 दिनों से हर कोई समाधान ढूंढने में लगा है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं मिला। इनडायरेक्टली वो कहता है कि माइकल की हर सांस इस मिशन और उन तीनों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। वो कहता है कि मुझे आदेश था कि मैं तुम्हें ये सब ना बताऊं, लेकिन अब बात छुपाने का कोई मतलब नहीं बचा। असल में जोई ने तुम्हारे खातिर हम सबको रोककर 10 दिन का समय मांगा है, ताकि शायद कोई उम्मीद निकल आए। इसके बाद माइकल बहुत ही धीरे से पूछता है, तो क्या इसका कोई रास्ता है? जिस पर डेविड एक लंबी सांस लेकर कहता है, अगर होता तो नासा अब तक बता देता। अब ये सुनते ही माइकल का चेहरा उतर जाता है और तभी डेविड अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और उसे माइकल के बगल वाली टेबल पर रख देता है। फिर जाते जाते वो धीमी आवाज में कहता है, इससे दर्द नहीं होगा, बस तुम गहरी नींद में चले जाओगे। इतना कहकर वो एक टूटे हुए इंसान की तरह सर झुकाकर माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। वो समझ जाता है कि उसे अपने ही हाथों अपनी जान लेनी होगी ताकि वो बाकी तीनों बच सकें। इसलिए अब वो उस इंजेक्शन को उठाता है और उसकी कैप खोलता है। फिर वो खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी छोटी बहन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो भारी आवाज में कहता है कि अब तुम्हें मुश्किलों का सामना खुद करना होगा। उधर हम देखते हैं कि डेविड भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे माइकल पर यह सब थोपना पड़ा था। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जोई माइकल के पास पहुंचती है और दबे स्वर में कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माइकल टूटे हुए मन से कहता है, अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। साथ ही वो जोई को धन्यवाद देता है कि उसने उसके लिए 10 दिन का समय मांगा। ये सुनकर जोई की आंखें भर जाती हैं और वो कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगी और तुम्हें खुद को खत्म करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद माइकल भी इंजेक्शन उसे लौटा देता है और फिर जोई इंजेक्शन लेकर गुस्से से उबलती हुई सीधे डेविड के पास पहुंचती है। फिर वो उससे चीखते हुए कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? उसे सब कुछ क्यों बता दिया और आखिर तुमने मेरी लैब से इंजेक्शन क्यों उठाया? हमने 10 दिन का वक्त मांगा था ना, तो इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? ये सुनकर डेविड थके हुए स्वर में कहता है, हम 10 दिन रुकने का जोखिम नहीं उठा सकते। मैं बस हम तीनों और इस मिशन को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जोई उलटकर कहती है, तुम तो पहले ही दिन से उसे मार देना चाहते थे, तुमने कोई कोशिश ही नहीं की। ये सुनकर डेविड का संयम टूट जाता है
और वो गुस्से और दर्द से कहता है कि मैंने कोशिश नहीं की। तुम्हें पता है कि मैंने अपनी जिंदगी की पूरी रिसर्च इस यान के अंदर ही खत्म कर दी ताकि तुम सब सांसें ले सको। अब अगले 2 साल मंगल पर मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और तुमने क्या किया? बस मुझ पर इल्जाम लगाया। अब ये सुनकर जोई के पास कोई जवाब नहीं बचता और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो एक मैनुअल उठाती है और माइकल को लेकर यान के ऊपर स्थित ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचने की योजना बनाने लगती है। वो टैंक असल में आधा किलोमीटर दूर की ऊंचाई पर था और वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा था। फिर वो माइकल को चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगती है, लेकिन उसके लिए ये काम बेहद कठिन साबित हो रहा था क्योंकि उसने ऐसा कभी अपने जीवन में किया ही नहीं था। आखिरकार हारकर जोई कमांडर और डेविड के पास लौटती है और कहती है माइकल ये नहीं कर पाएगा। फिर वो डेविड से मदद मांगती है और वो ये देखकर चौंक जाती है कि डेविड ने बिना कोई बहस के तुरंत हामी भर दी थी। तभी कमांडर और डेविड जोई को वो चीज दिखाते हैं जिसे देखकर उनकी आंखों से जैसे चमक ही गायब हो जाती है। वो सभी देखते हैं कि बची हुई आधी काई भी सड़ चुकी थी, यानी अब थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन बन रही थी वो भी खत्म हो चुकी थी। फिर कमांडर भारी आवाज में कहती है अब हमारे पास सिर्फ 2 लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। अब कुछ देर सोचने के बाद वो दोनों को बताती हैं जब तुम ऊपर पहुंचो तो सबसे पहले गेज कनेक्ट करना, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि टैंक में कितनी ऑक्सीजन बची है। फिर वो दोनों तुरंत स्पेस शूट पहनते हैं और इस असंभव से दिखने वाले मिशन को पूरा करने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि अब उनका हर कदम या तो उन्हें जीवन देगा या सीधे मौत की ओर धकेल देगा। दोनों आखिरकार यान का हैच खोलकर बाहर निकल आते हैं और सामने फैला हुआ अनंत अंधेरा उनका स्वागत करता है, जहां चारों दिशाओं में बस खामोशी ही खामोशी थी और केवल सूरज की हल्की सी किरणें यान की धातु पर चमक रही थी। इसी बीच अंदर कमांडर लगातार उन्हें निर्देश दे रही थी कि जैसे ही वो यान की छत पर पहुंचेंगे उन्हें आर्टिफिशियल ग्रेविटी महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे वो ऑक्सीजन टैंक की तरफ ऊपर बढ़ते जाएंगे वो ग्रेविटी कम होती जाएगी, इसलिए संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। साथ ही वो ये चेतावनी भी देती है कि रास्ते में लगे किसी भी केबल को नुकसान ना पहुंचे, वरना पूरे यान की पावर सप्लाई अचानक से बंद हो सकती है और फिर मिशन भी यहीं खत्म हो जाएगा। खैर, अब वो दोनों धीरे धीरे आधा किलोमीटर ऊपर उस लोहे के टावर पर चढ़ना शुरू करते हैं। फिर कुछ ऊपर पहुंचते ही वो विशाल अंतरिक्ष की अंतहीन चुप्पी में एक दूसरे के सहारे टंगे हुए थे। नीचे दूर पृथ्वी और सूरज सिर्फ छोटे छोटे टिमटिमाते बिंदुओं की तरह दिख रहे थे। ये दृश्य जितना खूबसूरत था उतना ही भयावह भी। फिर वो दोनों कुछ देर वहीं रुककर सांसें संभालते हैं, जबकि अंदर से कमांडर लगातार लाइव फीड देखते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रही थी। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी लगभग समाप्त हो चुकी थी, जिससे ऊपर चढ़ना पहले से थोड़ा आसान लगने लगा था। फिर कुछ देर के बाद दोनों सोलर पैनल वाले खतरनाक हिस्से तक पहुंचते हैं, जो इस मार्ग का सिर्फ आधा हिस्सा था। अब कमांडर सख्त आवाज में कहती है इस हिस्से को बेहद सावधानी से पार करना, क्योंकि अगर पैनलों में जरा भी नुकसान पहुंचा तो यान की बिजली हमेशा के लिए बुझ जाएगी और फिर कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे इस नाजुक हिस्से को पार करके ऑक्सीजन टैंक की ओर बढ़ते जाते हैं और नीचे आते ही वो दोबारा आर्टिफिशियल ग्रेविटी के प्रभाव में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर बाद वो टैंक के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब चुनौती ये थी कि उन्हें और नीचे उतरना था और नीचे जाने के लिए पकड़ने के लिए कोई सहारा मौजूद नहीं था। इस बीच टावर की आखिरी छोर पर बैठकर जोई अंतरिक्ष की अथाह गहराई में झांकती है। वो देखती है कि नीचे सिर्फ अंधकार था, मानो इस खाई का कोई अंत ही ना हो। साथ ही ये यान का अंतिम किनारा था, यानी यहाँ से गिरना मतलब हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मांड की चुप्पी में खो जाना। अब जोई का वजन हल्का था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वही रस्सी बांधकर नीचे उतरेगी। फिर वो सावधानी से नीचे उतरने लगती है और जैसे ही वो हैच तक पहुंचती है तो उसे खोलते ही वो एकदम से नीचे अंतरिक्ष की खामोशी में खो जाता है, जिसे देखकर जोई कांप जाती है। इसके बाद जोई अंदर प्रवेश करती है और विशाल टैंक खोलने लगती है। फिर वो तेजी से पाइप को जोड़ती है और गैस पर ऑक्सीजन लेवल चेक करती है। आगे मीटर को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद थी और वो 2 लोगों के लिए काफी थी। अब ये खुशखबरी सुनकर यान के अंदर माइकल और कमांडर की आंखों में भी राहत की झलक उठ आती है। इसके बाद कमांडर तुरंत कहती है पहला सिलेंडर भेजो, तो जोई तुरंत उस सिलेंडर को भरकर ऊपर भेजती है, जिसे डेविड खींच लेता है। इसके बाद दूसरा सिलेंडर नीचे पहुंचते ही जोई उसे भरना शुरू करती है, लेकिन तभी यान के अंदर एक भयानक चेतावनी का सायरन गूंज उठता है। फिर एकदम से कमांडर की आवाज आती है
कि ये सोलर स्टॉर्म की चेतावनी है, इसलिए तुम दोनों अभी इसी क्षण वहां से लौट आओ, वरना तेज रेडिएशन तुम्हें मार देगा। लेकिन जोई कहती है बस थोड़ी सी ऑक्सीजन और बची है, मैं इसको लेकर ही लौटूंगी। मगर कमांडर चीख कर कहती है कि ये सोलर स्टॉर्म जानलेवा है और 20 मिनट के अंदर तुम्हारे स्थान पर पहुंच जाएगा, इसलिए अभी के अभी लौटो, वरना कभी वापस नहीं आ पाओगी। इसके बाद जोई मजबूरी में दूसरा सिलेंडर वहीं छोड़कर पूरी तेजी से ऊपर बढ़ने लगती है। फिर दोनों ही वापस नीचे उतरने लगते हैं, जबकि उधर कमांडर और माइकल यान के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करने लगते हैं ताकि सोलर स्टॉर्म उनका सिस्टम ना जला पाए। इसके बाद जोई बताती है कि वो 25% रास्ता तय कर चुके हैं और अब सिर्फ 8 मिनट बचे थे। उसके पास मौजूद डेविड की सांसें टूट रही थी, क्योंकि कई घंटों की मेहनत उसके शरीर को चूर चूर कर चुकी थी, इसलिए थकान से उसका कदम डगमगाने लगा था। तो वो खुद को पहले जोई से अलग करता है। तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब जोई किसी तरह सोलर पैनल वाले हिस्से को पार करती है और फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी सक्रिय हो जाता है। लेकिन इसी पल वो घबराहट में अपना क्लाइंबिंग हुक लगाना भूल जाती है और अचानक तेजी से नीचे यान की ओर गिरने लगती है। अब वो घबराकर चिल्लाती है और एक जोरदार टक्कर के साथ यान की छत से जाकर टकरा जाती है। फिर उसी टक्कर से वो भरा हुआ एकमात्र ऑक्सीजन सिलेंडर उसके हाथ से छूटकर नीचे अंधेरे ब्रह्मांड में गिरता चला जाता है और देखते ही देखते वो हमेशा के लिए खो जाता है। उनकी आखिरी उम्मीद भी अनंत अंतरिक्ष की काली खामोशी में हमेशा के लिए खो गई थी, यानी हवा का वो एकमात्र सहारा जो उन्हें जिंदा रख सकता था, अब वो अंधेरे ब्रह्मांड में लुप्त हो चुका था। यान के अंदर गहरा सन्नाटा पसर गया था। तभी डेविड कांपती आवाज में कहता है, एक ऑक्सीजन टैंक अभी भी ऊपर मौजूद है और उसमें से धीरे धीरे ऑक्सीजन लीक हो रही है। अगर मैं किसी तरह से उसे ले आऊं तो शायद हम बच सकते हैं। मगर समस्या ये थी कि बाहर अभी भी घातक सोलर स्टॉर्म चल रहा था और उस तूफान की रेडिएशन किसी भी इंसान को कुछ ही सेकंड्स में मार सकती थी। साथ ही ये तूफान कई घंटों तक जारी रहने वाला था। अब लगभग उनकी सभी उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन तभी माइकल आगे बढ़कर कहता है, मैं जा सकता हूँ। पर कमांडर तुरंत इनकार कर देती है और कहती है, तुम बाहर कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो स्पेस वॉक की बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। तुम्हारा बाहर जाना सिर्फ एक और मौत को बढ़ा देगा। ये सुनकर जोई की आंखों में दर्द भर आता है। फिर वो डेविड की ओर मुड़कर कहती है, तुम्हारी फैमिली है, इसलिए तुम नहीं जाओगे। अब ये काम मैं करूंगी। इस तरह मिशन को बचाने के लिए ये अंतिम रास्ता था और किसी को ये कदम उठाना ही था। आखिरकार जोई की आंखों में एक दृढ़ निश्चय उतर आता है और वो वापस ऊपर जाने की तैयारी कर लेती है। अब कमांडर ये देखकर टूट जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि मुझे माफ कर दो, अगर मेरा हाथ टूटा ना होता तो मैं खुद जाती। अब जोई अपना हेलमेट पहनती है और चुपचाप यान का हैच खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर रेडिएशन इतनी तेज थी कि वो जोई के स्पेस शूट को चीरते हुए उसे अंदर से खा रही थी। लेकिन फिर भी जोई बिना रुके बिना डरे उस ऊंचे टावर पर दोबारा चढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद वो उसी रास्ते पर लौटती है जहां अभी कुछ देर पहले मौत बेहद नजदीकी से गुजर कर गई थी। फिर वो दूसरे ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचती है और उसे अपने सूट से कसकर बांधती है। इसके बाद वो धीरे धीरे नीचे लौटने लगती है और इस बीच हर सेकंड उसका शरीर जानलेवा सोलर कणों से भस्म होता जा रहा था। फिर जैसे ही वो यान के पास पहुंचती है तो उस पर गहरे जलन के निशान उभर आते हैं, लेकिन वो दर्द की परवाह किए बिना टैंक को ऊपर धकेल देती है। इसके बाद वो हैच को मजबूती से बंद कर देती है और खुद उस बंद होते दरवाजे के बाहर अनंत अंधेरे में अकेली रह जाती है। अब वो पूरी तरह से अंतरिक्ष के बेरहम तूफान के सामने थी। फिर वो धीरे से चुपचाप वहीं बैठ जाती है, जिसके बाद उसकी सांसें भारी हो चली थी। वो आखिरी बार अपने सामने मंगल ग्रह को देखती है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और जोई ये जानती थी कि वो कभी वापस नहीं लौटेगी, लेकिन इस तरह उसने अपनी कुर्बानी देकर बाकी तीनों की जान बचा ली थी। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे उसे अपने निर्णय पर कोई पछतावा ना हो। और इसी भावुक और दर्द भरे पल के साथ उसकी कहानी उसी अनंत खामोशी में विलीन हो जाती है, जहां उसका शरीर धीरे धीरे सोलर स्टॉर्म में खो जाता है और यहीं पर यह मिशन पूरा होने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।